दोस्तों, अगर तीर निशाने पे लग जाए और दर्द से कोई कहरा उठे तो बात तो होगी। गुरु जब शिष्य को सबक सिखाने पे उतर आए और शिष्य फिर भी ना माने तो बात तो होगी। और जब कोई दोस्त बन के पीठ पे छुरा घोंपे तो बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं बेल पर हूँ, मैं बेल पे हूँ और मैं आया हूँ। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है? ये मुझे बताइए। बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? उन पर 36, 38, 40 केस क्यों नहीं है? पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया। 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज है। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। 31 लाख लोगों का पैसा लिया। 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है। मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खड़गे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से, कांग्रेस पार्टी के नेता। राहुल गांधी ने कुछ जेन्युइन सवाल उठाए थे कि मुझ पर केस हो सकते हैं, मुझसे ईडी की पूछताछ होती है। भ्रष्टाचार के पूरे मामले गिना दिए राहुल गांधी ने और सवाल उठाया कि ममता बनर्जी पर कोई मामला दर्ज नहीं होता, क्यों? इन्हीं स्वभाव में राहुल गांधी ने एक चीज़ और भी कही कि बीजेपी भी तभी प्रहार करती है तृणमूल कांग्रेस पर जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, वरना नहीं करती। ना तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पे करती है। ये सवाल राहुल गांधी ने बड़े जेन्युइनली पूछा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बी टीम है, तृणमूल कांग्रेस बी टीम है या ये है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को वो मिर्च ऐसी लगी कि राहुल गांधी को पप्पू भी कहने लगे, सब कुछ कहने लगे। उस चक्कर में आज उनके एक सांसद ने सच्चाई भी उगल दी। और सांसद ने उगली भी कहाँ सच्चाई, जो पश्चिम बंगाल में आकर तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, जब अपने गृह राज्य गुजरात जाते हैं स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, तो वहाँ पत्रकारों से बात करते हुए मुंह से सच्चाई निकल जाती है। और वो सांसद हैं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान। जरा उनके मुंह से देखिए, गुजरात को लेकर, बीजेपी को लेकर क्या सच निकला। नहीं, देखिए, अब मैं आपको ये बोलूंगा कि 40-50 साल गुजरात में भी भाजपा को कोई हटा नहीं सकता, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? जो भी है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जो जहाँ पे मजबूत है, जो लोग जिन पार्टीज को पसंद करती है और जो लोग काम करते हैं जिनके लिए, उस हिसाब से पार्टी रहती है। ये एसोसिएशन है, पार्टी का एक है कि सब जितनी भी पार्टीज है इंडिया में, वो पार्टीज है। और जो लोकल यानी जो स्टेट में लोग पसंद करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उस पार्टी को लोग प्रीफर करते हैं और उनको वोट देते हैं। अब आप बताइए, अगर यूसुफ पठान टीएमसी के इतने ही वफादार हैं, बीजेपी के इतने ही घोर विरोधी हैं, तो एक दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि गुजरात जाते ही उन्हें बीजेपी इतनी अच्छी लगती है कि कहते 40-50 साल यहाँ बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। गठबंधन अगर राष्ट्रीय स्तर का है तो वहाँ तो आप कांग्रेस के साथ हो, फिर इंडिया गठबंधन में। आपने खुद, आपकी पार्टी ने खुद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से मना किया, इसलिए कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा।
अब अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो ये तो कहेगी नहीं कि भाई टीएमसी बहुत अच्छी है, टीएमसी बहुत अच्छी है, लेकिन वोट हमको दो। भाई जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है, जिन दो पार्टियों के खिलाफ, उन दोनों की कमियां तो गिनाई जाएगी ना। अपने को उनसे बेहतर हम क्यों हैं ये तो बताना पड़ेगा ना। राहुल गांधी ने तो एक तीर छोड़ा था, वो तीर निशाने पर लग गया और बीजेपी की एक और बी टीम का पर्दाफाश हो गया। एक और बी टीम इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बी टीम तो आपको मालूम है कौन है, केजरीवाल जी। केजरीवाल जी की बी टीम को उन्हीं का जो जन्मदाता है वो खा गया, वो खाने की तैयारी में है। ये 2014 का ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे था ये बाकायदा। पीएम के लिए मोदी और सीएम के लिए अरविंद, ये अपील किसने की थी? इन्हीं आम आदमी पार्टी ने कही थी ना, जो अपने आप को आज कह रहे हैं कि हमें मोदी जी जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं। भाई पैदा भी तो उन्होंने ही किया था, आपने खुद उसको सपोर्ट किया था, आपने खुद लोगों से अपील की थी कि इन नरेंद्र मोदी को पीएम बनाइए और मुझे सीएम बनाइए। तो आप पहले ए टीम आम आदमी पार्टी थी, दूसरी बी टीम तृणमूल कांग्रेस साबित हो गई। अरविंद केजरीवाल को अब आप सवाल उठाओगे कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल बी टीम है तो अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करने पर क्यों तुले हैं मोदी जी, क्यों बीजेपी उन्हें ख़त्म करना चाहती है? वो इसलिए कि बीजेपी और संघ ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि किसको कितने तक कंट्रोल रखना है। जब कोई कंट्रोल से बाहर निकलने लग जाए ना, तो वो कहते हैं ना औकात से बाहर जरा हो जाए कोई, तो उसे सही सबक सिखाने के लिए बीजेपी मौका नहीं छोड़ती। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को आप देखिए, आपको लगेगा ये मोदी की फ़ोटोकॉपी है। जो जो मोदी करते हैं वो केजरीवाल करते हैं। बस फ़र्क इतना है, मोदी जी ज़रा शौकीन आदमी हैं, शानदार कपड़े पहनते हैं, शानदार चश्मा पहनते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल साधारण पैंट कमीज पहनकर वही काम करते हैं। लग्जरी ज़िंदगी जीने का मोदी जी को भी शौक़ है, लग्जरी ज़िंदगी जीने का अरविंद केजरीवाल को भी शौक़ है। वो शख्स जो ये कह के आया था कि मैं आम आदमी की पार्टी बना रहा हूँ, आम आदमी के लिए लड़ूंगा, उस आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो अभी छोड़ के गए, ज़रा इनकी वैल्यू देखिए, इनकी संपत्ति देखिए। आम आदमी के लिए बनी पार्टी के सांसद ये होते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए बनी पार्टी ऐसे लोगों को सांसद बनाती है जो हज़ारों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। क्या ये संसद में जाकर आम आदमी पार्टी के लिए आवाज़ उठाएंगे? क्या ये इतने हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ के मालिक अपनी फैक्ट्री वर्कर की आवाज़ संसद में उठाएंगे? कभी नहीं उठाएंगे। जिस थीम पर पार्टी बनी थी उसके खिलाफ बनी। लेकिन ये तो चलिए एथिक की बात रही। अरविंद केजरीवाल को क्यों सबक सिखाया जा रहा? जैसा मैंने कहा कि पूरी मोदी जी की कॉपी कर रहे थे, लेकिन गलतफहमी इस चक्कर में अरविंद केजरीवाल को तब ज़्यादा हो गई जब उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। अरविंद केजरीवाल सच में अपने आप को मोदी का अल्टरनेट समझने लगे थे। सच में वो चीज़ें, कई चीज़ें बीजेपी जो चाह रही थी जिस लिमिट तक, उस लिमिट से आगे करने लगे थे। इसलिए पहले उन्हें झटका दिया गया जब जेल की यात्रा कराई गई, तब झटका दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को वो झटका भी लगता है शायद कम पड़ा। जब मामला रफा दफा एक कोर्ट से हो गया तो उनकी बाँछें और खिल गई। तब बीजेपी ने कहा नहीं, अब सबक तो सिखाना पड़ेगा, वरना बाकी की बी टीमें भी कहीं इसी रास्ते पर चल पड़ी तो मुसीबत हो जाएगी। मोदी जी ने, वो कहते हैं, कहावत है कि गुरु जो है ना शिष्य को सारे दाव पेच सिखा देता है, लेकिन एक दाव ऐसा अपने पास रखता है कि जो शिष्य अगर गुरु के खिलाफ हो जाए तो तब काम आता है। वही मोदी जी ने किया, वही बीजेपी ने किया कि अरविंद केजरीवाल को सारे दाव पेच तो सीखने दिए, सिखा दिए, लेकिन कुछ दाव अपने पास अभी भी रखे हैं। और वो दाव सबसे पहला ये है, अरविंद केजरीवाल ने एक और क्या किया, मोदी जी का स्टाइल या उनकी पॉलिटिक्स के अपनाने के साथ साथ जिस तरह से बीजेपी ने पावर में आते ही सबसे पहले धन बल और जो उद्योगपति है उनको अपने साथ किया, उनके ज़रिए धन बल इकट्ठा किया, जिसके दम पर आज पूरे देश में कहीं भी चुनाव बदल देती है, सरकारें गिरा देती है, सब कुछ करती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने छोटे लेवल पे यही सब किया, धन बल इकट्ठा किया
पंजाब का पैसा कहाँ जा रहा है सबको मालूम है। मैं नहीं कह रहा, ये आरोप पूर्व जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा के साथ बिगड़ी इसी बात पे थी कि पंजाब का जो कलेक्शन मैनेजिंग का काम उनको दिया गया था वो ज़रा पार्टी लाइन से हट गए थे, वो कलेक्शन कहीं और जा रही थी। मैं नहीं कह रहा, नवीन जय हिंद है ये जो पूर्व आम आदमी पार्टी नेता वो कह रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं। क्या इसमें अगर ज़रा सी भी सच्चाई है तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए। और दूसरा, दरअसल इन बी टीमों को बिल्कुल क्लियर है कि जब भी विधानसभा चुनाव आएंगे हम और आप एक दूसरे के दुश्मन नंबर 1 होंगे, लेकिन जब बात दिल्ली की गद्दी की आएगी तो आपको दोस्ती तो कांग्रेस से करनी है लेकिन साथ हमारा देना है, और दोस्ती में गठबंधन में ऐसा माहौल बना के रखना है कि इस गठबंधन की जो हार हुई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, या कांग्रेस को मजबूर कर देना है इतना कि गठबंधन बचाए रखने के लिए कांग्रेस हमेशा झुकी रहे, कांग्रेस शर्तें मानने को तैयार हो जाए, ताकि बीजेपी को कभी ये खतरा ही ना हो कि कांग्रेस अपने दम पे 200 प्लस सीटें ले आए। अब 2024 का लोकसभा चुनाव जरा ध्यान से देखिए, कांग्रेस को 350 सीटों पर लपेट दिया था। बहुत ही कोई एक साइडेड वेव होगी तब जाके आपको 350 सीट में से 200 प्लस सीट मिलने की उम्मीद होती है भारत जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है। वरना तो बीजेपी को भी इतनी लहर होने के बावजूद सिर्फ 303 सीटें मिली थी, 543 सीट लड़ने के बावजूद। तो आधा काम बीजेपी का वहीं हो गया कि जहां उन्हें उम्मीद हो जाती है कि कांग्रेस अपने दम पे कम से कम 200 सीट का आंकड़ा तो कभी टच कर ही नहीं सकती जब तक गठबंधन में उसकी बी टीमें हैं। अब आइए तीसरी बी टीम की बात बताऊं। तीसरी बी टीम मुझे लगता है ये, और कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग इस बात का आशंका जाहिर कर चुके हैं, वो तीसरी बी टीम है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव वाली। लालू प्रसाद यादव जब तक थे तब तक नहीं, जब से तेजस्वी ने कमान संभाली है तब से वो बी टीम बन गए हैं, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की। वरना आप खुद अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर भी हैं तो भी थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सोचिए। लोकसभा चुनाव का मंजर याद कीजिए, तेजस्वी यादव की सभाओं में सबसे ज़्यादा भीड़ आ रही थी बिहार में, सबसे ज़्यादा भीड़ तेजस्वी यादव की सभाओं में थी। कई बार प्रधानमंत्री की सभाओं में उतनी भीड़ नहीं थी, उसके बावजूद वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? क्यों आरजेडी को इतनी कम सीटें मिली? क्यों कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा? जबकि ज़्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ती, कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी शायद उसके बहुत कम दी थी, कांग्रेस को 8 या 9 सीट दी थी शायद। क्यों आरजेडी की इतनी परफॉर्मेंस रही? उसके बाद विधानसभा चुनाव आइए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने यात्रा की, कन्हैया कुमार ने यात्रा की, हवा बनाई, आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लग रहा था एक तरफा जीत होगी, नतीजे कुछ और ही आ गए। आरजेडी ने उसके बाद ममता बनर्जी फिर लड़ती दिख रही है एसआईआर के खिलाफ भी, वोट गड़बड़ी के खिलाफ भी। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बाद बहुत आवाज़ें उठाई। आरजेडी ने क्या किया? आरजेडी ने कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई? आरजेडी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, कोई मुहिम चलाई? कहीं कुछ सुनाई दिया आपने? नहीं सुनाई दिया। क्यों नहीं आरजेडी कुछ बोल रही? सिर्फ इसलिए कि तेजस्वी यादव को एक डंडा दिखा रखा है कि अगर आप कंट्रोल से बाहर निकले तो जेल के रास्ते खुले हैं, मामले बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामले हैं, जेल के रास्ते खुले हैं, और जेल जाने का डर बहुत बड़ों को जो है ना वो झुकने पर मजबूर कर देता है। तेजस्वी यादव का ये खेल भी बहुत जल्दी एक्सपोज होगा। ये 3 बी टीमें जो है ना मिलके ये 3 बी टीमें दरअसल बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है, और वो एजेंडे में नंबर 1 है कि किसी भी तरह कांग्रेस को कमज़ोर करके रखना है, कांग्रेस को कमज़ोर करके रखना है, दोस्त अपने आप को दिखाते हुए कांग्रेस का उसे कमज़ोर करना है। वरना आप सोचिए, तीनों बी टीमें आज बंगाल में एक साथ जुटी हुई हैं, एक साथ वोट मांग रही हैं तीनों। अरविंद केजरीवाल के 7 सांसद छोड़ के चले गए, उस पर जिक्र करने की बजाय, उस पर मंथन करने की बजाय अरविंद केजरीवाल
तृणमूल कांग्रेस के लिए कैंपेन करने के लिए कहाँ पहुँचे हैं? पश्चिम बंगाल। वहाँ गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, वहाँ नहीं, यूँ तो हर तीसरे दिन गुजरात पहुँचे होते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन निकाय चुनाव के प्रचार के लिए नहीं पहुँचे। गए कहाँ? तमिलनाडु। तेजस्वी यादव बिहार से कहाँ पहुँचे हैं? पश्चिम बंगाल में। पहले तमिलनाडु फिर पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए। जबकि एथिकली तेजस्वी यादव को किसके लिए प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल जाना चाहिए था? कौन है आपका सहयोगी आपके राज्य में? तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस? सहयोगी कांग्रेस है ना, तो तेजस्वी यादव को कांग्रेस के प्रचार के लिए जाना चाहिए था ना पश्चिम बंगाल में। लेकिन गए किसके प्रचार के लिए? तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए, जिनके खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अब आप ये बताइए, ये बी टीम नहीं है तो क्या है? अगर मोदी जी के पास अदानी, अंबानी और वो सब लोग हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसे लोग इकट्ठे किए थे जो अब सांसद बन के बीजेपी में शामिल हो गए, इसीलिए इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठे किए थे। बिल्कुल बीजेपी की पॉलिसीज़ और बीजेपी का तरीका ही अपना रहे थे। तो गुरु होता है, गुरु को समझ में आ जाता है चेला किस दिन उसकी गद्दी खींचने की तैयारी में है, तो गुरु ने खींच दी गद्दी। अब जो है भागे भागे ममता दीदी की शरण में पहुँचे कि ममता जी, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे को तो निपटाने के चक्कर में पूरी तरह से पड़ गए हैं, आपके साथ भी ऐसा ना हो। उधर से तेजस्वी को बुला लिया गया है कि चलो तीनों मिलके इस संकट का सामना करते हैं, कुछ करते हैं। अगर हम तीनों नहीं इकट्ठे हुए तो हमारा निपटना तय है। ये असल कहानी है। राहुल गांधी के एक बयान ने, सही में बताऊं, पूरी सच्चाई खोल के रख दी है कि ये जो बी टीम को लेकर एक मिथ है, वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। इससे बेटर तो मैं ओवैसी को मानता हूँ, वो कम से कम खुल के तो बोलते हैं, खुल के सामने आते हैं, वो ऐसे पीठ पीछे वाला काम नहीं करते। उन्हें बी टीम कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये जो दोस्त बन के खंजर घोंपा जाता है ना, जब सच्चाई खुलती है तो फिर तकलीफ़ ऐसे होती है। और अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि दरअसल जिन्हें हम अपना दोस्त मान रहे थे वो दोस्त नहीं, वो तो अजगर है, एक दिन हम सब को निपटाने के चक्कर में तुल चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।